हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर में आपको होगा अम्ल, भस्म और लवण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड। ये हमारा अम्ल और भस्म और लवण का, अम्ल, भस्म और लवण का पार्ट वन वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अम्ल और भस्म की परिभाषा क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, भस्म क्या होते हैं। आर्हेनियस ने अम्ल और भस्म का डेफिनेशन किस टाइप के दिया था। क्षार के बारे में बात करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी देखेंगे। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि कोई सूत्र अगर लिखा हो, कोई फार्मूला लिखा हो, तो उसको हम कैसे जानेंगे कि ये फार्मूला जो है, ये जिस चीज का भी फार्मूला है वो अम्लीय है या फिर भास्मिक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अम्ल को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है, जैसे प्रबल अम्ल जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, दुर्बल अम्ल वीक एसिड, सांद्र अम्ल कंसंट्रेट एसिड, तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड। इस टाइप से अलग अलग टाइप में बांट गया, जैसे प्रबल, भस्म, प्रबल, क्षार, इस टाइप के अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो इस सब के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, पहले बारी बारी से सभी का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि ये अम्ल, भस्म, लवण चैप्टर है। तो इसमें हम इस चैप्टर में न केवल अम्ल और भस्म को जानेंगे। लवण को मैं अलग पार्ट में बना दिया हूँ, अलग अलग पार्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसमें हम सिर्फ जानेंगे कि अम्ल और भस्म के बारे में, हम लवण को अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि अम्ल जिसका इंग्लिश एसिड होता है और भस्म जिसका इंग्लिश क्या होता है, बेस होता है। तो अम्ल को ना पहले क्वालिटी, गुण के आधार पर बताया। गुण मतलब बोले तो आपको उसको स्वाद बोल सकते हैं। अम्ल को पहले किसके अनुसार बांटा, टेस्ट वाइज, ठीक ना। तो टेस्ट वाइज बांटा तो अम्ल का इंग्लिश क्या होता है, एसिड। देखो ये एसिड शब्द एसिड शब्द की उत्पत्ति ना लैटिन वर्ड जो है, लैटिन वर्ड एसिडस से हुआ है। जैसे कलम एक हिंदी वर्ड है और पेन एक इंग्लिश वर्ड है, जैसे एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है ना लैटिन वर्ड एसिडस से हुआ है। और उस एसिडस शब्द का अर्थ ही होता है क्या, खट्टा। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एसिडस से, और जिसका अर्थ ही होता है क्या, खट्टा होता है, ठीक है। तो अम्ल को पहले टेस्ट वाइज डेफिनेशन दिया गया, तो बोला गया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, मतलब वो जल के रूप में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो जिसका जलीय विलयन कैसा होगा, स्वाद में खट्टा होगा। एसिड की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई, एसिडस से हुआ। कहाँ से हुआ, एसिडस। एसिडस मतलब क्या होता है, खट्टा, जो एक लैटिन वर्ड है। तो अम्ल जो होगा ना स्वाद में खट्टा होगा। यानी कि इसका मतलब कि हम जो भी कुछ खट्टा चीज देखते हैं उसमें कोई ना कोई अम्ल होता है। या फिर जैसे सेब हो, संतरा हो, अंगूर हो, इमली हो, कुछ भी चीज, जैसे हम कोई भी खट्टा फल देखते हैं, कुछ भी खट्टा देखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या है, अम्ल है। जैसे आप लोग को पता होगा कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, इस टाइप के, जो मैं अलग से याद करवाऊंगा आपको। यानी हम कुछ भी खट्टा अगर देखते हैं तो उसमें क्या है, अम्ल है, ठीक है, तो वो अम्लीय है। और दूसरा बात, अगर उसके गुण के आधार पर किया गया कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब अम्ल, कोई भी अम्ल होगा ना, तो वो अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे मैं Zn प्लस HCl, तो Zn धातु है, HCl अम्ल है। Zn क्या है, धातु है, और ये क्या है, अम्ल है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये बन जाएगा ZnCl और प्लस हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करेगा। मुक्त करने का मतलब ऊपर में तीर होगा। तो दो चीज यहाँ से पता चला कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल जो होता है ना, कोई भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, मुक्त करेगा, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं अब भस्म की। किसकी बात कर लेते हैं, भस्म की। तो जैसे कि पता है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा। तो भस्म का जो टेस्ट वाइज दिया ना, तो भस्म स्वाद में कैसा होता है, भस्म स्वाद में कैसा होता था, कड़वा। उसका जलीय फॉर्म में रहेगा तो उसका स्वाद कैसा होगा, कड़वा होगा, ठीक है। तो भस्म का डेफिनेशन गुण से ये हो गया। और क्या कहता है कि अम्ल को उदासीन कर लवण बना देता है। जैसे इसका मतलब ये है कि भस्म जो होगा ना, कोई भी भस्म होगा, अगर वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा
तो अम्ल का जो गुण है खट्टा और भस्म का जो गुण है कड़वा, तो अम्ल का गुण रहने नहीं देगा और भस्म का भी गुण नहीं रहने देगा, यानी वो लवण बना लेगा और प्लस जल भी बना लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भी कोई भी कड़वा चीज है, कोई भी कड़वा चीज है, अगर कड़वा चीज में आप उस खट्टे चीज को मिला देते हो ना, तो ना खट्टा चीज का टेस्ट रहता है और ना किसका कड़वे चीज का टेस्ट रहता है। ये कहता है भस्म का सेकेंड गुण है। ठीक है, तो टेस्ट वाइज हम दो चीज हमें पता चला कि अम्ल का स्वाद जो होता है ना वो क्या होता है, खट्टा होता है और धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये हमें पता चला अम्ल के बारे में। अम्ल की उत्पत्ति हुई कहाँ से, एसिडस से हुआ है। भस्म का जलीय विलयन जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। देखो खट्टा, कड़वा और तीखा अलग अलग चीज होता है, ठीक ना, कड़वा और तीखा अलग अलग। बीटर, ठीक है, तो तीखा जो होता है ना, मिर्ची होता है तीखा, और नीम का जो पत्ता आप खाते हैं, नीम का पत्ता भी कभी खाए होंगे या फिर करेला का जूस खाए होंगे, तो वो सब क्या होता है, कड़वा होता है। तो दूसरा बात हमें भस्म के बारे में पता है, भस्म स्वाद में कड़वा और उदासीन, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। तो हम इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमने दो चीज जान लिया अम्ल और भस्म के बारे में। उसके बाद आए ये साहब, इसका नाम था एस.ए. आर्हेनियस। एस.ए. आर्हेनियस केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। उसने ना अम्ल और भस्म का परिभाषा अपने हिसाब से दिया। उसने कहा था जो आप गुण हिसाब से याद करते हो वो ठीक है, लेकिन अम्ल का परिभाषा उसने अलग से दिया था। उसका नाम क्या था, आर्हेनियस। तो हम पढ़ते हैं आर्हेनियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा। आर्हेनियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा। इससे पहले मैं कुछ आपको अम्ल का नाम याद करवा देना चाहता हूं, वो आप याद रख लेना। अगर HCl है तो आप समझ लेना ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपको इतना याद रख लेना, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 रहे तो इसका मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। अब ये तीन अम्ल का नाम रखो, नाम याद रखो, तो आप काम निकाल लोगे पूरे केमिस्ट्री में। ये तीन ही अम्ल जो होता है ना मैक्सिमम आपको यूज होते रहेंगे। एच से हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक बहुत ज्यादा यूज होगा, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है HCl, सल्फ्यूरिक का क्या होता है H2SO4। आप नाइट्रिक अम्ल भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या होता है, उसने कहा था कि अम्ल वो पदार्थ है, अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H प्लस देता है। जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन क्या देता है, H प्लस देता है। मतलब कोई भी अम्ल होगा ना, अगर वो जल में घुलेगा तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन अलग होगा, हाइड्रोजन आयन अलग 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 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मैंने अभी कहा कि HCl अगर एक अम्ल है, HCl यहाँ पे एक अम्ल है, तो अगर मैं HCl लिखूं यहाँ पे HCl और इसको क्या करूं, जल में घुला दूं, तो ऊपर यहाँ पे H2O लिख देता हूं। H2O मीन्स जल। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन जो है ना H प्लस, ये अलग हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, और Cl इसके साथ जो है HCl, तो H प्लस हो गया, तो Cl यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल लिखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा H2SO4। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जल, जल का मतलब H2O, तो यह क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा, और SO4 क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2H प्लस में, और ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस में। इसी तरह नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा, अगर फॉर्मूला होता है इसका HNO3, और यहाँ से इसमें ये जल से अभिक्रिया करेगा H2O से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा, और NO3 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो H प्लस और NO3 माइनस होगा। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं, सर जी यहाँ तो HNO3 में H प्लस लिख दिए, NO3 माइनस लिख दिए। मैंने इतना बात समझ गया कि हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव आयन का होता है, मतलब धनायन होता है। आयन दो टाइप्स के, एक धनायन एक ऋणायन। तो H प्लस यहाँ पे लिखा है, तो H प्लस Cl माइनस H प्लस और NO3 माइनस। H2SO4 में ना आपने क्या किया कि ये 2H कहाँ से लिख दिया, और SO4 में ये -2 कहाँ से लिख दिया। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो सल्फेट होता है ना SO4 सल्फेट, सल्फेट का वैलेंसी जो होता है ना वो आपको कितना होता है 2 होता है।
तो जो वैलेंसी रहता है वो ही यहाँ पे लिखा जाता है और वही पावर यहाँ पे लिखा जाता है। हाइड्रोजन में यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में, और लेकिन भस्म में वो उल्टा हो जाता है, इसमें नहीं लिखेंगे इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए कि आर्हेनियस ने क्या कहा था कि कोई भी पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन देगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। वो क्या होगा, अम्लीय होगा या फिर अम्ल होगा, ठीक है। और भस्म के बारे में उसने एक और बात कही, जैसे अम्ल के बारे में उसने कहा था ना, वैसे ही भस्म के बारे में कहा था। तब भस्म के बारे में कहा था आर्हेनियस ने कि भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस हाइड्रा ऑक्साइड, OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, ठीक ना। अम्ल के बारे में क्या कहा था कि H प्लस हाइड्रोजन आयन या OH माइनस को बोलते हैं हम, OH माइनस का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड, OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। चलो अब एग्जाम्पल देख, जैसे अगर मैं लिख दूं NaOH, यहाँ तीर का निशान, Na प्लस और यहाँ हो जाएगा OH माइनस, इसी तरह KOH लिख दूं, KOH लिख दूं तो ये हो जाएगा K प्लस और OH माइनस, ठीक है। इसी तरह CaOH2 लिख दूं तो यहाँ हो जाएगा 2Ca प्लस और OH माइनस 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको पता चला, आर्हेनियस ने कहा कि कोई चीज जो जल में घुलकर H प्लस, ध्यान रखना जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या होगा, अम्लीय, और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या होगा, भास्मिक। यहाँ पे H2O हम लिख देते हैं सभी पे, मतलब जल में घुलकर, तो H2O और यहाँ पे H2O, ठीक है। तो इतना चीज हम क्या करेंगे, जो याद रखना है कि जल में घुलकर H देगा क्या होगा, अम्लीय, और OH माइनस देगा तो क्या होगा, भस्मिक, ठीक है। लेकिन बात ये आती है, हम याद कैसे, फार्मूला देके हम पहचान कैसे पाएंगे कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा भस्मिक है, ठीक ना। देखो आपको पहचानने के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर किसी फार्मूला में अगर H लगा हो, सिर्फ H लगा हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। आगे मैं और पहचानने का रूल बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक अगर सिर्फ H लगा हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर OH लगा हो तो क्या होगा, भास्मिक होगा, भस्म होगा, ठीक ना। अगर H लगा हो तो अम्लीय होगा, अगर OH लगा हो तो भास्मिक होगा, ठीक ना। जैसे अगर मैं लिख दूं MgOH, बताओ ये क्या है, तो आप लोग कहोगे कि उसमें OH लगा है और OH हाइड्रोक्साइड आयन माइनस देता है तो भस्म होता है। तो ये हमें इतना याद करना, OH लगा हो तो यह क्या है, भस्म है सर, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि H2CO3 क्या है, H2CO3, तो OH कहीं आसपास नहीं दिख रहा है, यहाँ O है लेकिन H यहाँ है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, OH एक साथ होना चाहिए। तो यानी क्या है, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारा याद इसी तरह से रखना है। बाकी मैं जब अम्ल के और टाइप्स पढ़ाऊंगा, जैसे लवण के टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो बाकी सारा क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पहचानने की बात आएगी तो अगर जिसमें H दिखे, अगर सिंगल H दिखे तो आपको याद कर लेना है कि वो अम्लीय होगा। अगर सिंगल H नहीं दिखे, OH दिखे, तो वो इस प्रकार को आप क्या बोलेंगे, वो क्या है, भस्मिक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं अगर कि CaOH2, KOH, NaOH, तो ये सब क्या होगा, NaOH ये लिखा है क्या, ठीक है। मैं दूसरा लिख देता हूँ AlOH, ठीक ना। तो ये सब इस टाइप का जो होगा ना, वो क्या होगा, भस्मिक होगा, वो क्या होगा, भस्मिक होगा। H3PO4 कहूँ तो ये क्या होगा, इसमें क्या है, OH एक साथ नहीं है, तो ये क्या है, अम्ल है। तो फार्मूला से हमने जान लिया कि अगर H लगा रहे तो क्या होगा, अम्लीय, और OH लगा रहे तो क्या होगा, भस्मिक, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं आर्हेनियस का परिभाषा, आप लोग को याद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो जल में घुलकर क्या करे, H प्लस हाइड्रोजन आयन दे वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और जो जल में घुलकर OH माइनस दे वो क्या होगा, भास्मिक होगा, वो क्या होगा, भास्मिक होगा। मैंने इसका डिफिनेशन लिखने के लिए बताया था, कुछ अम्ल आप याद कर लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो HCl लिख देना और यहाँ पे H2O लिख लेना और H पे दे देना प्लस और Cl दे देना माइनस। H2SO4 इसी तरह बताया था आपको, यहाँ पे H2O दे देना और 2H प्लस दे देना और SO4 माइनस 2 दे देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और भस्म के लिखने के लिए क्या कहा था कि जो जल में घोल कर OH माइनस देना,
ठीक ना। तो NaOH लिख देना, यहाँ लिख देना जल, और ये Na प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। एक चीज आपको पढ़ना है, वो होता है विद्युत अपघटे। वो क्या होता है? विद्युत अपघटे। जो देखो विद्युत अपघटे ये क्या होता है? देखो सभी अम्ल होता है ना, सभी अम्ल, सभी अम्ल मतलब मैक्सिमम अम्ल, आप समझ, सभी अम्ल, भस्म और लवण, सभी अम्ल, भस्म और लवण जिसका जलीय विलयन ना, जलीय विलयन मतलब वो जल में, जल टाइप में होगा, मतलब ठोस नहीं होगा, जल टाइप में होगा ना, तो उससे क्या होगा? करंट पास करेगा। उससे क्या होगा? करंट पास करेगा। तो सभी जो भी अम्ल, भस्म और लवण जिससे करंट पास करते हैं, जिससे करंट पास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपको पता होगा कि बैटरी में जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। गाड़ी के बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मैं अम्ल इसमें क्या होता है सभी याद करवा दूंगा एक अलग पार्ट में, कि बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है इसमें, इसको गाड़ी में, बैटरी में, मतलब करंट पास कर रहा होगा। करंट क्या हो रहा है? पास कर रहा है, पास कर रहा है ना। तो कोई भी अम्ल, भस्म या लवण जिससे क्या होता है? करंट पास करता हो, करंट पास करता हो, मतलब विद्युत संचालन होता है, उसे बोलते हैं विद्युत अपघटे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कहेगा तो अम्ल कर लिखने के लिए, तो अब मैंने कहा था कि एक अम्ल नाम याद रख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दो। भस्म कहेगा तो NaOH लिख दो। ठीक है, अब अम्ल और भस्म लिख दिया, KOH लिख दो, ये भी भस्म है। लवण कहेगा तो ना H लगाओ ना OH लगाओ, तो ये हो गया लवण, NaCl, KCl, इस टाइप के जो होते हैं वो क्या होता है? लवण। तो सभी जो भी अम्ल, भस्म और लवण जिससे करंट पास होता है, इसे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है? विद्युत अन अपघटे। ये क्या होता है? विद्युत अन अपघटे। ये क्या दिया है? विद्युत अन अपघटे कहने का मतलब क्या होता है? विद्युत अपघटे कहने का इसका इंग्लिश होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इससे आप समझ गए कि वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन में, अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जल टाइप में होगा, तो जिससे विद्युत का संचालन नहीं करता है, जिससे विद्युत का संचालन नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अन अपघटे। तो किस किस चीज से करंट पास नहीं होती है जो जल रूप में होता है? तो अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल, उससे करंट पास नहीं होगा। ग्लूकोज होगा, वो क्या होगा? उससे करंट पास नहीं होगा। यूरिया होता है, उससे करंट पास नहीं होगा, जो लिक्विड किस फॉर्म में होगा? जलीय विलयन। अच्छा बताओ, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत अपघटे या विद्युत अन अपघटे? तो शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक ना, यानी शुद्ध जल से करंट पास नहीं करता है, शुद्ध जल से करंट पास नहीं करता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी शुद्ध जल से करंट पास नहीं करता है, तो फिर हम क्या जाते हैं, कहीं पानी रहता है, वहां से लाइट अगर गुजर रही हो, तो अगर हम वहां जाएंगे तो हमको झटका लगेगा, करंट का थोड़ा शॉर्ट लगेगा, लगता ही है, थोड़ा सा लगता ही है। ठीक ना, तो फिर शुद्ध जल, अगर विद्युत शुद्ध जल से करंट पास नहीं करता है, तो फिर हमें वहां करंट क्यों लगता है? देखो ये क्यों लगता है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि जैसे घर है, घर के बाहर क्या है? तार है, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का तार है, और खूब वर्षा हो रही है, खूब, जैसे ये घर है, ये बिजली का तार ऊपर है, और नीचे क्या है? घर है मेरा। ठीक है, और वर्षा हो रही है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वर्षा में नहा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से वर्षा हो रही है, तो वर्षा, तार नंगा है, तो वर्षा हो रही है, इसका मतलब क्या होता है? कि वर्षा हो रही है तो मतलब जल में तो करंट पास होती है ना, तो वर्षा हो रही है तो मतलब हमको, जब कहीं रहते हैं पोखर के पास या फिर तालाब के पास, नदी के पास, जब हम करें वहां जाते हैं तो वहां करंट रहता है, तो हमें झटका लगते हैं। तो जब करंट इस तार को छू के यहाँ पूरे पानी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, बहुत तेजों से वर्षा हो रही है, तो हम नीचे में अगर रहते हैं तो उस टाइम हमें क्या होता है? करंट नहीं लगती है, उस टाइम हमें करंट नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? आपने कभी सोचा क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वर्षा का जल जो होता है ना, वर्षा का जल जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। वर्षा का जल क्या होता है? शुद्ध होता है, जिसके कारण से हमें क्या होता है? उस टाइम करंट नहीं लगता है। और वही जल किसी तालाब में मिल जाता है, किसी तालाब में मिल जाता है ना तालाब में, तो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय। और आप लोग को पता है कि अम्लीय जो होता है, सभी अम्ल, भस्म
जो होता है क्या होता है, करंट पास करने लगता है, तो उस टाइम हमें करंट लगने लगता है। शुद्ध जल जो, इससे हमें ये पता चला कि शुद्ध जल जो होता है ओरिजिनली में शुद्ध जल में करंट पास नहीं करता है, यानी विद्युत अनअपघट्य होता है। ठीक है, और क्या होता है, लेकिन शुद्ध जल जब जमीन पे आते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत सारे पदार्थ में जैसे दो मिल जाते हैं और वो तालाब में मिलके अशुद्ध हो जाते हैं, अम्लीय हो जाता है, जिससे उसमें करंट पास होने लगता है। तो विद्युत अपघट्य मैंने समझ लिया कि सभी अम्ल भस्म लवण जिससे करंट पास करता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जिससे करंट पास नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रो। इसमें याद रखना आपको, एग्जाम्पल में एल्कोहल, ग्लूकोज और यूरिया। ठीक है, शुद्ध जल भी आप बोल सकते हैं। अब एक चीज और आपको जो याद रखना है वो है आयनन। आपके बुक में दिया होगा आयनन। आयनन क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है आयोनाइजेशन। ठीक है, तो जो भी विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या, जिससे करंट पास करे। अभी बताया कि जो भी विद्युत अपघट्य है उसे क्या होता है, करंट पास करते हैं। तो जब करंट पास करता है ना, कोई भी जो भी विद्युत अपघट्य है उससे करंट पास करता है, तो उसमें जो आयन होते हैं ना, दो अलग अलग भाग में टूट जाते हैं। आयन क्या क्या होता है, विघटन हो जाता है, आयन टूट जाते हैं। ठीक ना, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 या फिर हाइड्रोक्लोरिक हम HCl, तो जब उससे करंट पास होता है ना, तो आयन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक होता है धनायन और एक होता है ऋण आयन। तो जब जब क्या होता है, विद्युत अपघट्य में करंट पास होता है तो आयन दो भाग में टूट जाते हैं, H+ हो गया और Cl- हो गया। इस आयन के विघटन मतलब टूटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आयनन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट बात हमको क्या समझना है कि क्षार क्या होते हैं। ये क्या होता है, क्षार क्या है। देखो, अभी मैंने क्या पढ़ा, भस्म पढ़ा। तो भस्म क्या पढ़ा कि जो भी जलीय विलयन भस्म के बारे में पढ़ा, जो भी जलीय विलयन जो जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी NaOH, इस टाइप के KOH, MgOH2, तो इस टाइप के जो भी जलीय विलयन जल में घुलकर क्या करे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसको क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, भस्म होते हैं। तो उसमें बहुत सारे भस्म ऐसे होंगे ना, जिसको जल में घुलाएंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, वो जल में मिला जाएगा, मतलब पूरी तरह घुल जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। जैसे कहने का अगर रियल लाइफ की एग्जांपल ले, तो अगर हम चीनी को अगर हम पानी में मिला देते हैं ना, तो कुछ देर के बाद वो चीनी हमें दिखता ही नहीं है, मतलब जल में विलय हो गया। विलय का मतलब क्या हो जाता है, विला जाना। ठीक ना, तो जो भी भस्म जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम क्षार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, जल में विलय भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। यानी भस्म और क्षार में बस इतना फर्क होता है कि भस्म जो होता है वो जल में विलय नहीं होता है, मतलब जल में दिखते रहता है। और ये क्षार क्या होता है, भस्म ही होता है, जो जल में क्या होता है, पूरी तरह विलय हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया ना बहुत है। आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उभय विस्थापन, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत आएंगे। ठीक ना, चलो इसको खत्म कर देते हैं। आपके चैप्टर का नाम क्या है, आपके चैप्टर का नाम क्या है, बताओ। चैप्टर का नाम अभी जो हम पढ़े उसका नाम क्या है, आम्ल। और क्या नाम है, भस्म। और क्या नाम है, लवण। चलो देखो, अम्ल, भस्म और लवण, ये चैप्टर का नाम है। तो अम्ल भस्म अभिक्रिया करके क्या बना देता है, लवण और जल। ठीक ना, तो यही है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इजी है याद करना। अब याद नहीं आता ना उदासीनीकरण, जब भी अब जब भी क्वेश्चन पूछ रहे तो अपना सेकंड चैप्टर याद करना। क्या चैप्टर का नाम है, अम्ल भस्म लवण। यहाँ लिख दो, अम्ल भस्म लवण आप यहाँ भी लिख सकते हो, बाद में आप तीर मार लेना तो याद आ जाएगा कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। तो इस टाइप की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। अब एक एग्जाम्पल में लिख दो, तो देखो मैंने कहा था 3 अम्ल का नाम याद रख लो जो अभी अभी बताया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HCl भस्म, NaOH भस्म है ना, ये अभी बताया तो OH लगाया। और ये क्या है, लवण।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, जल निकलने के लिए Na और ये Cl यहाँ हो जाएगा, तो NaCl। और देखो H यहाँ एक और H यहाँ एक, तो H2O। तो ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, भस्म है। और देखो ना इसमें H प्लस है ना OH माइनस है, तो न अम्ल और भस्म अभिक्रिया का क्या क्या बनाया, ये लवण, और ये क्या बनाया, जल। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया के लवण और जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या हम बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कोई और अम्ल आपका नाम याद आ रहा है, कोई भी और अम्ल, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भस्म याद आ रहा है, ठीक ना, KOH ये भी एक भस्म है, तो क्या कर दो K2SO4 लिख दो, इसको इससे K2SO4 और यहाँ लिख दो H2O, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया में मैंने फर्क समझाया था वो फर्स्ट चैप्टर में। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अब क्या है, अब क्या है, अम्ल को ना अलग अलग टाइप्स में बांट दिया गया है। अम्ल को क्या है, अलग अलग टाइप में। देखो ये है क्या, परबल अम्ल, ये क्या है, परबल अम्ल, ठीक है। देखो परबल अम्ल किसको बोलते हैं, परबल अम्ल, परबल का इंग्लिश होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है दुर्बल अम्ल, इसका इंग्लिश होता है वीक एसिड, ठीक ना। देखो अम्ल होता क्या है, जो अम्ल का मतलब होता है जो जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन दे, जो जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन दे, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अब देखो इसका नाम है परबल, मतलब स्ट्रॉन्ग, यानी जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में, आपको डिफिनेशन ऐसे ही याद आ जाएगा, जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम बोलेंगे परबल अम्ल। जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस हाइड्रोजन आयन देता है, उसको क्या बोलते हैं, परबल अम्ल, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जल में घुलकर अधिक मात्रा में क्या देता है, H प्लस हाइड्रोजन आयन देता है। और इसको ये भी बोलते हैं जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होता हो, पूर्णतः आयनित होता, आयनित मतलब पूरी तरह क्या होता है, आयनित होता है, आयनित मतलब पूरी तरह क्या होता है, आयनन अभी समझाया ना, जो पूरी तरह जल में घुलकर टूट जाता है H प्लस, तो उसको बोलते हैं हम क्या, परबल अम्ल। देखो ये क्या है, एक बीकर बना दिया और इसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन मान लो यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक, ठीक है, एक बीकर यहाँ बनाया, इसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन यहीं तक है, ठीक है ना। तो इसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या है, अधिक है, और हाइड्रोजन आयन से ही क्या होता है, अम्ल बनता है, और इसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या है, कम है। तो जिसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगा तो वो जल में पूर्णतः आयनित होगा, मतलब पूरी तरह अभिक्रिया करेगा, मतलब पूरे अभिक्रिया करेगा, ठीक ना, ये नहीं कि आधा किया आधा नहीं किया, तो पूर्णतः आयनित होता हो उसे क्या बोलेंगे हम, परबल अम्ल। और इसमें क्या है, दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे, जिसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो, जिसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो, यानी वो जल में पूर्णतः आयनित नहीं हो, पूर्णतः आयनित नहीं हो मतलब आंशिक रूप से ही आयनित हो, मतलब आधा हाइड्रोजन टूटा और आधा हाइड्रोजन नहीं टूटा, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का परिभाषा। देखो अम्ल के परिभाषा से ही इसको रिलेट करना है, सारा चीज इजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देके इसको पढ़ लेना है। मैंने समझाया कि क्या उसका परिभाषा कैसे लिखना है, आप लोग ये डेफिनेशन नहीं लिखो, अपने मन में सोचो कि अम्ल बोलते हैं किसको, अम्ल बोलते हैं जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस हाइड्रोजन आयन देता हो। तो जो अधिक मात्रा में H प्लस हाइड्रोजन आयन देता हो उसे परबल अम्ल बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में से बोलते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो, जो पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है उसको क्या बोलते हैं हम, परबल अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। और दुर्बल अम्ल का परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो दुर्बल अम्ल का परिभाषा लिखेंगे कि जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित नहीं हो, यहाँ लिखना है पूर्णतः आयनित हो, यहाँ लिखना है पूर्णतः आयनित नहीं हो, मतलब आंशिक रूप से ही आयनित होता हो, अर्थात वो जल में कम मात्रा में H प्लस हाइड्रोजन आयन देता, उसे क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल, उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल, ठीक है। दोनों को परिभाषा याद हो गया। अब आपको याद करवा देता हूं इसका यूज। देखो हाइड्रोकल जितने भी मतलब तेजी से रिएक्शन करने वाले अम्ल होते हैं जिसको हम अपना खाना में यूज नहीं कर पाएंगे, जो हम देखो सभी लोग जानते हैं कि जैसे नींबू है तो सिट्रिक अम्ल होगा, इमली है तो टार्ट्रिक अम्ल होगा। तो गाड़ी के बैटरी में आपको पता है ना
कि सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। गाड़ी के बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये अम्ल हम खा नहीं सकते। जैसे बैटरी में जो पानी होता है ना, उसको एसिड जो आप बोलते हो, उसको हम अपने बॉडी पे ले गए तो क्या होगा? वो जल जाएगा, जल जाएगा ना। वो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब खतरनाक होता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग खतरनाक एसिड होंगे ना, जो हम अपने खाने में यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक ना। तो मैंने कहा था 3 अम्ल आप याद कर लो, बस वही 3 अम्ल HCl, HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे, और H2SO4। ये 3 अम्ल जो होता है ना, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड होता है जिसमें कम मात्रा में H+ हाइड्रोजन आयन होता है, अर्थात जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं? पूर्णतः आयनित नहीं होता हो, उसको क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल, जिसको हम अपने खाने में यूज कर सकते हैं, ठीक ना। उदाहरण के लिए आप लिख दो CH3COOH। ये एक एसिटिक अम्ल होता है जो हमें यूज कहाँ होता है? सिरका में। आप लोग सिरका जानते हो क्या? अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। सिरका जो होता है ना, जैसे आपने कहीं चाउमीन का स्टॉल वगैरह देखा होगा ना, तो वहां पे वो क्या होगा? एक व्हाइट टाइप का आपको लगेगा वो पानी है। वो व्हाइट टाइप का पानी क्या होता है? चाउमीन में बनाते वक्त देता है, ठीक ना। वो खट्टा होता है, उसको सिरका बोलते हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। तो जो हम खाने के यूज कर सकते हैं अपने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, अब डिफिनेशन नहीं, मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि इसको ऐसे ध्यान करके लिखना है। देखो, एक होता है बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, ठीक ना। बोरिक अम्ल क्या होता है? इसका फॉर्मूला आता है H3BO3। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। H3BO3 एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब H+ हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो और जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है। इसका उपयोग क्या होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में। अच्छा, एंटीसेप्टिक का मतलब आपको समझते हो क्या अभी तक? एंटी 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 CPT पता नहीं इंग्लिश सही है या नहीं, गलत भी हो सकता है, माइंड मत करना। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? कि जो ना, मतलब एंटीसेप्टिक क्रीम होते हैं, ठीक है ना। तो जो जैसे सीजन होता है ना, सीजन चेंज होता है तो हमारे होठ फटने लगते हैं, स्किन उधरने लगते हैं, तो एंटीसेप्टिक क्रीम क्या करता है? एंटीसेप्टिक क्रीम वो इस जो फटने लगते हैं ना, उसको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मुंह फटने लगा, स्किन फटने लगते हैं, तो जितने भी क्रीम होते हैं ना, जो हमें क्या कील महाशय या फिर जो भी मुंह पे होठ फट जाता है, तो उस सबको जोड़ने के लिए किस टाइप के क्रीम का यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक क्रीम। जैसे आपने बोरोलिन जो होता है क्रीम, उसका यूज किया होगा, या फिर बोरो प्लस क्रीम का यूज किया होगा, या फिर सेविलॉन का नाम सुना होगा। तो वो क्रीम सारे क्या होता है? एंटीसेप्टिक। ये क्या होता है? एंटीसेप्टिक। तो इसमें क्या होता है? बोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो सभी एंटीसेप्टिक क्रीम में, सभी एंटीसेप्टिक क्रीम में किस काम किया जाता है? बोरिक अम्ल का, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, ठीक है। आप कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम बोरो प्लस या बोरोलिन या सेविलॉन का भी खरीदते हो, तो उसका कॉम्पोजिशन देखना, उसमें बोरिक अम्ल होगा ही, H3BO3 होगा, या फिर बोरिक एसिड लिखा होगा या H3BO3 लिखा होगा, ठीक ना। ये कोई भी आप, जैसे स्किन आपका फटने लगता है, उसमें जो भी कुछ लगाते हैं, उस टाइप के क्रीम को बोला जाता है एंटीसेप्टिक। चलो, एंटीसेप्टिक बता ही दिया है, तो मैं और 2-3 वर्ड यहाँ पे आपको याद रखना है। देखो, एंटी एंटी CEPT एंटीसेप्टिक। एक होता है एंटीपायरेटिक, हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में मेरे से भी गलती हो जाएगा, फिर कुछ लोग कहेंगे यार हिंदी भी गलती हो जाता है, क्या कर सकता हूँ। एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक। एक होता है एंटा एसिड, ठीक ना। एंटा एसिड। एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होता है? जो हमें कोई भी स्किन फटने को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे बोरोलिन हो गया। एंटीपायरेटिक क्या होता है? तो कोई भी टैबलेट ऐसा आप खा रहे हो जो क्या करता है? हमारे फीवर मतलब बुखार को कम करता है, उस टाइप के टैबलेट को बोलता है एंटीपायरेटिक टैबलेट, ठीक ना। उस टाइप को ये एग्जाम में आता है, ठीक ना, 12th के एग्जाम में भी, 10th के एग्जाम में, कि एंटीपायरेटिक से आप क्या समझते हैं। तब एंटीपायरेटिक क्या होता है? फीवर को, बुखार को रिड्यूस करता है। फीवर को, बुखार को इंग्लिश में कहते हैं ज्वर, इसको ज्वरनाशी होता है। एंटासिड क्या करता है? एंटासिड ये क्या करता है? ये हमारे पेट में अम्लीयता को क्या करता है? दूर करता है। अम्लीयता, पेट में कभी गैस बन जाता है ना, उसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड में इनो आप समझ सकते हैं, एसिलोक आप सभी पॉपुलर है, एसिलोक। तो एसिलोक क्या होता है? एक एंटासिड टैबलेट होता है। तो यहाँ से मैं क्या समझाया?
मैंने ये समझाया कि एक प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक में किसका यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक आप रियल लाइफ में कहाँ देख सकते हो, कौन से क्रीम में। यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है एंटीसेप्टिक क्रीम। मैं यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने इसको जूम कर दिया तो बोरोलिन एंटीसेप्टिक परफ्यूम क्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, अब हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में स्टडी कर लिया। प्रबल अम्ल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दुर्बल अम्ल क्या होता है, वीक एसिड। प्रबल अम्ल में क्या होती है, H+ हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, अधिक होते हैं। इसमें H+ हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब देखो, एक नया टाइप का अम्ल आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सांद्र अम्ल। ठीक ना, देखो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या अलग चीज है, और सांद्र अम्ल और तनु अम्ल दो अलग चीज है। देखो सांद्र अम्ल क्या क्या होता है, मैं यहाँ एक बीकर ले लेता हूँ, मैं यहाँ एक बीकर ले लूंगा, यहाँ पे एक बीकर ले लेता हूँ। जैसे एक एक बीकर यहाँ ले लिया, एक बीकर और यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक बड़ा बीकर यहाँ पे बना दिया। मैं बीकर लिया हूँ, ठीक है, एक और बीकर यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरे कलर में। कलर से कोई मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए। और एक बड़ा बीकर यहाँ पे बना दें, ठीक है। इसमें क्या रखते हैं हम, इसमें अम्ल रखते हैं। इसमें अम्ल है मेरा, समझाने के लिए लिखा हूं अम्ल। इसमें क्या है, जल है। और ये क्या है, मिश्रण है इस दोनों का, जिसको हम विलयन बोल सकते हैं, विलयन। इसमें क्या है, अम्ल है, इसमें जल है, और ये मिश्रण है इस दोनों का, तो विलयन। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें अम्ल हम कहाँ लेते हैं, यहाँ तक क्या करते हैं, अम्ल ले लेते हैं। यहाँ तक मैंने क्या किया, अम्ल ले लिया। अब यहाँ तक जो भरा है, जहां तक मैंने कलर किया हो, यहाँ तक क्या है, अम्ल है। और इसमें हम जल कितना लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक जल लेते हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम है, और इस दोनों को मिला के इस बॉक्स में रख दिए। इसमें अम्ल इतना था और जल इतना था, इस दोनों को मिलाकर हम एक नया बीकर में इसको क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए। तो इसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, इस टाइप से जो अम्ल बनेगा उसको बोलेंगे हम सांद्र अम्ल। इस टाइप के अम्ल को क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल, यानी कंसंट्रेट एसिड। ठीक है, इस टाइप के अम्ल को क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। और यहाँ क्या, इसमें क्या किया, इसका अपोजिट किया। इसमें अम्ल लिया मैंने यहां तक लिया, और जल यहां तक लिया। अब ये यहां तक बना दिया। तो इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है, और इस टाइप के जो अम्ल बनता है उसको बोलते हैं तनु अम्ल। तो आपको दोनों का डिफिनेशन आराम से याद होगा। सांद्र अम्ल में क्या होगा, अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, तो इस टाइप के अम्ल को क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल। देखो जिस विलयन में अम्ल की मात्रा, ठीक है, एक विलयन, एक अम्ल लिया, एक जल लिया, उसमें मिला के इसमें अम्ल क्या है, अधिक है, तो इस टाइप के विलयन को हम क्या बोलते हैं, सांद्र। जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो, ठीक ना, यहाँ ये नहीं लिखा जल की मात्रा कम हो, आपको अपने हिसाब लिखना है, वैसा विलयन विलयन जिसमें जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड। देखो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल अलग चीज है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा से हाइड्रोजन आयन कितनी अधिक है, और इसमें जल से रिलेट करना है। एक में ज्यादा अम्ल, एक में अम्ल और कम जल। तो ज्यादा अम्ल रहेगा कम जल रहेगा तो इस टाइप को सांद्र अम्ल बोलेंगे, और कम अम्ल रहेगा ज्यादा जल रहेगा, ठीक ना, इसको तनु अम्ल बोलेंगे। तो इसमें है कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो, अपेक्षाकृत, मतलब किसी चीज से कंपेयर करके लेना, तो उसको बोलेंगे तनु अम्ल। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि परवल भस्म या परवल क्षार क्या कहते हैं। देखो परवल भस्म को परवल क्षार हम क्यों लिख दिया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कह दिया, ठीक ना। तो देखो अभी मैंने बताया आपको कि क्षार क्या होते हैं,
पहले बताता हूँ भस्म क्या आता है। तो भस्म क्या होता है, जो जल में घुलकर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जो जल में घुलकर, जो जलीय विलयन में, जो जल से जो जल में घुलकर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और क्षार क्या कहता है कि वैसा भस्म जो जलीय विलयन में पूरी तरह विलय हो जाए। तो इसमें क्या होता है, वो पूर्णतः आयनित होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म का कहने का मतलब ये कि उसमें क्या होता है, जो भस्म पूरी तरह जल में विलय हो जाएगा उसको प्रबल क्षार भी बोल देंगे, और वही क्या है, प्रबल भस्म है। प्रबल भस्म को ही प्रबल क्षार कहते हैं, लेकिन कंडीशन वो जल में पूरी तरह विलय हो जाना, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको प्रबल भस्म याद करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया, अभी जस्ट पढ़ाया कि अम्ल के, प्रबल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल, तो मैंने कहा था कि अम्ल किससे बनता है, H प्लस हाइड्रोजन आयन से। तो प्रबल अम्ल किसको कहा था कि जिसमें अधिक मात्रा में H प्लस हाइड्रोजन आयन होता हो, या जल में घुलकर पूर्णतः H प्लस हाइड्रोजन आयन देता हो। तो उसी तरह प्रबल भस्म किससे बनता है, भस्म बनता है, प्रबल भस्म बनता है OH माइनस से, भस्म बनता है OH माइनस से। यानी जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, तो यही हमको पढ़ना है। प्रबल भस्म होता है जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में, अधिक मात्रा में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, उसको बोलेंगे हम प्रबल भस्म या प्रबल क्षार, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको NaOH, KOH। दुर्बल भस्म क्यों, क्या किसको बोलते हैं, जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, जो पूर्णतः आयनित नहीं होता, सिर्फ कम रूप से, सिर्फ कम मात्रा में क्या होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, उसको क्या बोलेंगे, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार। देखो इसका फॉर्मूला लिखना है NaOH, ये एक प्रबल भस्म है। MgOH2 ये एक दुर्बल भस्म है, ठीक ना। तो ये आप कैसे समझोगे कि इसमें 2 लगेगा, किसमें 2 नहीं लगेगा। देखो जिसका वैलेंसी 2 होता है, वैलेंसी मतलब संयोजकता, आपको रसायन की भाषा और रसायन के समीकरण से संयोजकता याद करना होगा। नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वेबसाइट से देख लेना, मेरे वेबसाइट से। तो यहाँ पे क्या है, MgOH, तो Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg का वैलेंसी 2 होता है, और नाम कैसे लिखता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना होता है, तो Mg यहाँ लिखता है और डाइऑक्साइड यहाँ लगता है। इसका वैलेंसी 2, इसका 1, ये इस पे जाता है, इस पे जाता है, तो Mg पे 1 हो जाएगा यहाँ पे आके, और OH पे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये जिसमें 2 लगा हो ये क्या होता है, दुर्बल भस्म होता है। जैसे CaOH2 लगा हो तो ये क्या होगा, दुर्बल भस्म होगा, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है। तो यहाँ तक आप लोग को, तो यही था आज हम लोग को इसी क्लास में इतना ही पढ़ना था। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा, आप लोग सारा कुछ समझ गए, तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देना। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।